बीजेपी के दफ्तरों को फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से साफ किया जा रहा था। ये जो कार्य कर रही है भाजपा, ये उसका अहंकार करा रहा है उसे। तो कपकोट क्षेत्र के लिए क्या क्या जो मुख्य, अगर मैं 5 काम कहूँ, सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी? आज एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर चांद के ताजुब होगा। अगर हाथ भी टूट गया, किसी की हड्डी टूट गई, तो उसके लिए भी प्लास्टर के लिए बागेश्वर आना पड़ता है। तो क्या बागेश्वर में हर जगह स्मार्ट मीटर लग चुके हैं? नहीं, हमने उसका लगातार विरोध किया है। कुछ लोगों को डरा कर, जो गरीब लोग जो जानकारी नहीं रखते हैं, तो उनके घरों पर जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाएंगे। 32 अपने माननीय विधायकों का, जिसमें मंत्री भी शामिल हैं, उनके टिकट कटने की खबर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से लीक हो गई। खुद मुख्यमंत्री को अपने लिए सुरक्षित सीट ढूंढनी पड़ रही है। उस 2 शिक्षक देने की वजह से मेरी जिला पंचायत के सदस्य के तौर पर मेरी सदस्यता गई। बच्चों को शिक्षा मिली वो मायने नहीं रखता, और जो बच्चों से शिक्षा छीन रहा है उसकी वाहवाही हो रही है। वहाँ एक भी रोडवेज की बस नहीं चलती, और वहाँ पर को 5 करोड़ का रोडवेज का डिपो बना दिया। 1 करोड़ 80 लाख रुपए ऐसी योजना पे खर्च कर दिया गया जिस योजना का धरातल में आज तक पता नहीं है। 2027 के विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। क्या आपकी कपकोट विधानसभा से दावेदारी होने वाली है इस बार? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बागेश्वर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी जी। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि आप बहुत लंबे समय से और बहुत मेहनत से आप लोग काम कर रहे हैं। तो सर, शुरुआत यहीं से करते हैं आपके राजनीतिक सफ़र से कि कैसे आपकी राजनीति में एंट्री हुई। मैं एक राजनीतिक परिवार का व्यक्ति हूं। मेरे तीसरी पीढ़ी कांग्रेस की सेवा कर रही है। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, उसके बाद मैं। लगातार हम लोग एक कांग्रेस के निष्ठावान परिवार के तौर पर, हमारे पूरे परिवार ने, हमारे पूरे क्षेत्र के लोगों ने कहीं ना कहीं हमारे इस कांग्रेस की तीसरी पीढ़ी में मुझे सेवा करने का मौका दिया है। तो सर, अगर मैं बात करूं, जैसे कपकोट विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से आप वहाँ रहते हैं, तो वहाँ क्या क्या समस्याएं हैं जो लगातार जनता जिससे जूझ रही है, लेकिन उसका फिर भी समाधान नहीं हो पा रहा है? लगातार सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं, पहाड़ जितना हमारा दिखता है, पहाड़ कहने में शब्द आता है, तो पहाड़ में पहाड़ की सी समस्याएं लगातार और लगातार हमारे बीच में निरंतर, चाहे हमारे रोजगार का विषय हो, चाहे हमारे यातायात का विषय हो, चाहे हमारे वहाँ विद्युत के मामलों को लेकर हो, चाहे सरकारी शिक्षा को लेकर हमारे मामले हों, तो हम इन सब चीज़ों से आज जो पलायन जिस तरीके से होता आ रहा है, तो उन समस्याओं को लेकर, जिस तरीके से मैंने आपको रोजगार की बात करी, हमारा समाज लगातार सैन्य सेवाओं पर, हमारे क्षेत्र के लोग सैन्य सेवाओं पर जाते थे। सैन्य सेवाओं पर अग्निवीर जैसी योजना थोपकर हमारे, आज भी आप अगर रानीखेत में देखेंगे, भर्ती का परसेंटेज देखेंगे, तो पूरे कुमाऊं में 50% भागीदारी फौज में आज बागेश्वर और कपकोट के बच्चों की है। तो कहीं ना कहीं एक रोजगार का अवसर हमारा ये कम हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में आज दूरस्थ क्षेत्र के विद्यालय लगातार और लगातार, कपकोट और बागेश्वर में 76 विद्यालय बंद हो गए, सरकारी विद्यालय। इनको लेकर गंभीरता से सरकार नहीं ले रही है। इनको लेकर गंभीरता से वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि जो सरकार के नशे में जो मदमस्त हैं, वो लोगों को इन विषयों के बारे में कोई वो नहीं है। विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ठगा जा रहा है। आप देखेंगे, मैं हमेशा कहता हूँ, कपकोट में विकास अनियंत्रित हो गया है। अनियंत्रित से मतलब वहाँ एक भी रोडवेज की बस नहीं चलती, और वहाँ पर को 5 करोड़ का रोडवेज का डिपो बना दिया गया। ये पहली बार होगा इतिहास में कि गाड़ी नहीं चलती है लेकिन डिपो बन के तैयार है। तो इस तरीके के विकास को लेकर, तो ये तो सर खाली दिखावा हुआ ना। निश्चित तौर पर आज कपकोट में मैं जो लगातार कहता हूँ कि अनियंत्रित विकास, आज केंद्रीय विद्यालय के तौर पर मैं हमेशा उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाता आया हूँ। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा हमारे क्षेत्र के लोगों का अधिकार था। केंद्रीय विद्यालय फरसाली में स्वीकृति मिलने का एक हवा चली, तो पूरे क्षेत्र के लोग बड़े खुश थे कि जी केंद्रीय विद्यालय जैसा संस्थान हमारे क्षेत्र में खुलने जा रहा है, हमारे यहाँ के नौनिहालों को रोज अच्छी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिलेगी। लेकिन 22-23 में
वर्ष 2022-23 में जिला योजना से बैकडोर से, क्योंकि उस समय मैं जिला योजना समिति का सदस्य भी था, जबकि केंद्रीय विद्यालय के लिए जिला अधिकारी उसकी अध्यक्ष होते हैं, जिलाधिकारी उसके नामित अध्यक्ष होते हैं। और उस विद्यालय में कितनी बड़ी ब्लंडर, ये मिस्टेक हुई है सरकार और सरकारी अधिकारियों के, एक आभा मंडल बनाने के लिए वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों का, वहाँ के माननीय विधायक का, वहाँ के माननीय उस समय के तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष जी का 1,80,00,000 रुपए ऐसी योजना पे खर्च कर दिया गया जिस योजना का धरातल में आज तक पता नहीं है। 1,80,00,000 केंद्रीय विद्यालय का जो भी पैसा आता है वो केंद्र से आता है। बागेश्वर में केंद्रीय विद्यालय बनने से पहले सरकारी भवन में जो निष्प्रयोग पड़ा था उस पे सरकारी भवन में आज भी चल रहा है। उसके बाद वो केंद्रीय विद्यालय का भवन बन रहा है, उसमें रोड की अप्रोच हो जाएगी तो अगले से शैक्षिक सत्र पे वो वहाँ अपने भवन पर चलेगा जिसका पैसा केंद्र ने दिया। इस कपकोट वाले केंद्रीय विद्यालय की जो घोषणा कहिए या अफवाह कहिए, हम लोग तो खुश थे कि इतना बड़ा शैक्षिक संस्थान हमारे बीच में आ रहा है, तो वहाँ वो हमारा केंद्रीय विद्यालय में जिला योजना के माध्यम से 1,80,00,000 रुपए खर्च करे, जिसमें जिलाधिकारी जिला योजना समिति में, जो जिला योजना की जिले की समिति होती है धन आवंटन की, उसमें उपाध्यक्ष के तौर पर हैं और प्रभारी मंत्री अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष जो होते हैं वो उसके उपाध्यक्ष होते हैं। तो उतना पता होने के बाद भी ऐसी योजना में ये कर दी, तो इसके लिए मैंने लगातार कहा है कि उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी। और बाकी चीज़ों को लेकर आज की तारीख में सबसे ज़्यादा विद्युत बिलों को लेकर आम जनमानस परेशान है। बिजली का उपभोग हम अभी नहीं कर रहे, हम बरसों से करते आ रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि पहले बिजली के बिलों में कोई गड़बड़ियाँ नहीं होती थी, भाई आया भी तो कभी आपस में सॉर्ट आउट हो जाता था। बिड़ले कभी साल में, पहले बहुत रेयर केसेस होते थे कि किसी में गड़बड़ी हो जाए, लेकिन अब तो ज़्यादातर केस हो रहे हैं कि गड़बड़ी निकल ही आ रही है। वो एक सुनियोजित षड्यंत्र है। पहले आप देखेंगे कि स्मार्ट मीटर का उत्तराखंड में आना हुआ कि आ रहे हैं अडानी जी के, और उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन के अगर इस बात को लेकर आपकी टीम अगर जांच करेगी तो उत्तराखंड के जो टॉप मोस्ट प्रीमिसेस जो उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन के हैं उनके टॉप फ्लोर अडानी ग्रुप ने हायर कर लिए हैं। ये बिजली के बिल में पहले इनने सुनियोजित ढंग से पिछले 3 साल में मीटर रीडर रखे, जिनका करोड़ों रुपए का भुगतान उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन ने किया। तो आज ये दलील क्या दे रहे हैं कि उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन ने जिन लोगों को करोड़ों रुपए का भुगतान किया, कि जिनकी जवाबदेही थी कि वो उपभोक्ता के घर पर जाकर मीटर रीडिंग करके आएँ और बिल उपभोक्ता को दें, उसका अगर आप भुगतान निकालेंगे यूपीसीएल से, अगर आप सूचना के अधिकार में मांगेंगे तो करोड़ों रुपए का भुगतान यूपीसीएल ने उन मीटर रीडरों को दिया है। आज वो जब बिल जो ज़्यादा कम वाली जो बात हो रही है, ये जब पूरे प्रदेश में एक सुनियोजित ढंग से स्मार्ट मीटर खपाने के लिए ये गड़बड़ियाँ करवाई गई, इसकी अगर आप तह तक जाएंगे, एक तरफ आप मीटर रीडरों को भुगतान कर रहे हैं, उसके बाद एक आम उपभोक्ता का जिसका 50 यूनिट 100 यूनिट का खर्चा आता था, आप कहते हैं कि जी आपके मीटर रीडर ने कम, जो विभाग का मीटर रीडर था, विभाग का कहना है कि मीटर रीडर ने रीडिंग कम ली। अब ये 4 साल में 5 साल में अगर 50 यूनिट भी हर महीने की कम ली तो एक बड़ा अमाउंट आ गया। तो देखेंगे लोगों के पैनिक, इतना लोगों को इतना वो है, आत्महत्या करने की नौबत लोगों की आ रही, 2-2 लाख 3-3 लाख के बिल आ रहे हैं लोगों के। तो इस विषय में गहनता से जांच होनी चाहिए और इस विषय में लगातार लोगों को, आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार ने कदम उठाने चाहिए, ना कि किसी पूंजीपति को मदद करने के लिए सरकार ने कदम उठाना चाहिए। जैसे लगातार पूरे उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर तो लग ही रहे हैं, एक एक करके हर क्षेत्र से समस्या भी आ रही है, तो क्या बागेश्वर में हर जगह स्मार्ट मीटर लग चुके हैं? नहीं, हमने उसका लगातार विरोध किया है, कुछ लोगों को डरा कर कि आप लोगों की पेनल्टी पड़ जाएगी, जो गरीब लोग जो जानकारी नहीं रखते हैं,
तो उनके घरों पर ज़बरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, जिसका लगातार आप देखेंगे समाचारों के माध्यम से भी, मैं इकलौता एक ऐसा शख्स हूँ जो उस विद्युत विभाग की कार्यस्थानी को मैं पटल में रख रहा हूँ, लेकिन जो उच्चाधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे माननीय विधायक हैं, चाहे सांसद हैं, चाहे उनकी कानों तक भी वो पीड़ा जा रही है, लेकिन वो आम जनमानस का दुख देखने के लिए उनके बीच में जाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। सर 2027 के विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, क्या आपकी कपकोट विधानसभा से दावेदारी होने वाली है इस बार? देखिए, मैं एक कांग्रेस का सिपाही हूँ, निश्चित तौर पर राजनीतिक व्यक्ति हूँ, तो राजनीतिक तौर पर महत्वाकांक्षा भी होगी। हमारे सबके नेता बड़े भाई ललित फरसवाण जी वहाँ से 2012 में विधायक बने, 2017 में सिंगल नाम था, हम लोगों की सबकी मेहनत थी, सिंगल नाम था। 2012 में मेरे पूज्य पिताजी उस समय जीवित थे, तो उनने और उनकी टीम ने भी 2012 में उनको जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करी। 2014 में मुझे उन्हीं के आशीर्वाद से जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर आने का मौका मिला, बड़ी कठिनाई हुई, तो लेकिन उस 2014 में जिला पंचायत अध्यक्ष में 10-10 बराबर होने के बाद तमाम न्यायिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। 2019 तक मैं जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर रहा। 17 पर हमने सिंगल नाम, भाई साहब का, फरसवाण जी का सिंगल नाम था, अनूमन पार्टियों में कहीं होता नहीं है ऐसा। 22 में भी सिंगल नाम था, मैंने भी आवेदन किया था, लेकिन किसी कारण से उनको बता के आवेदन किया था कि मैं आवेदन, क्योंकि एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते अपने लोगों के बीच में कहना भी था कि भाई तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम, क्योंकि नेता हमारे वो हैं। तो 2022 में भी मैंने आवेदन किया था, लेकिन किसी त्रुटिवश वो आवेदन ऊपर से ही गायब हो गया, तो जिसका विरोध स्वरूप गुस्सा आना जायज़ है। भाई टिकट तो 2 बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट 2 के 2 तो इकट्ठे बराबर, बहुत कम चांसेस होते हैं कि बराबर आ जाए, किसी के ज़्यादा किसी के कम थे, तो हम हमारे नेता के तौर पर उनको रखा। अब 27 में है, 22 में उनके द्वारा कहा है कि आशीर्वाद, मैं 22 में चुनाव हारूं या जीतूं, आप चुनाव लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है, कांग्रेस पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व के ऊपर विश्वास है। आदरणीय हरीश रावत जी का और फरसवाण जी ने तो पहले ही कहा है कि मुझे कि 2022 में मेरा, हम लोगों का आशीर्वाद तुमको है। तो उस आम कोई मेरे कान पर आके नहीं कहा है, वो सारे हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के सामने कहा गया है। तो मैं 2022 से फिर वो भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, उसमें चले गए थे, तो 4 साल 5 साल से मैं लगातार और एक्टिव तरीके से उनकी जो बसासत है, जो उनका जो बोया हुआ जो पौधा है, उस पौधे को मैंने संभाल के रखा। तो निश्चित तौर पर मुझे मौका मिलेगा तो मैं 2027 अवश्य कांग्रेस की तरफ से लड़ूंगा। जैसे आपने बयान बताया उस हिसाब से तो साफ है कि 2027 में कपकोट विधानसभा से आपको ही टिकट मिलना चाहिए। अब ये पार्टी हाईकमान का निर्णय है, मैंने आपको परिस्थितियां बता दी। भाई सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, 2022 में ही कह दिया था। अब वो अपनी, मैं कहूँ कि उनकी भविष्यवाणी कहो या जो भी कहें, तो कहीं ना कहीं उनका सबका आशीर्वाद मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। चुनाव आप लड़ते हैं, टिकट मिल जाता है आपको, जीत भी जाते हैं, तो कपकोट क्षेत्र के लिए क्या क्या जो मुख्य, अगर मैं 5 काम कहूँ, सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहली प्राथमिकता मेरी, हमारे लोगों को प्राथमिक इलाज मिले, इसके लिए कपकोट का जो अस्पताल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, 8 स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने चाहिए थे। आज एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर चांद के ताजुब होगा। अगर हाथ भी टूट गया, किसी की हड्डी टूट गई, तो उसके लिए भी प्लास्टर के लिए बागेश्वर आना पड़ता है। अब हमारे वहाँ पर को उप जिला चिकित्सालय कर दिया, 8 स्पेशलिस्ट डॉक्टर तो दिए नहीं, आप ये मानिए 33 डॉक्टरों की फौज और पीछे से खड़ी कर दी स्टाफ के साथ। कोई स्थितियाँ वैसी ही हैं। तो पहली प्राथमिकता मेरी, दूरस्थ क्षेत्र के न्याय पंचायत स्तर पर हमारे लोगों को प्राथमिक इलाज मिल सके, ताकि हायर सेंटर पहुंचने तक उनकी जान बचाई जा सके। दूसरी, शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार में आदरणीय हरीश रावत जी ने आदर्श प्राथमिक विद्यालय की नींव रखी, आज कपकोट उसका जीता जाता उदाहरण है। आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट पहाड़ का इकलौता ऐसा विद्यालय है जिसकी प्राथमिक विद्यालय में 350 से ऊपर स्ट्रेंथ है। उस सरकारी विद्यालय में एडमिशन के लिए टेस्ट होता है
और मुझे खुशी है कि वहाँ उस विद्यालय को हमने संरक्षित कर कर आज एक बड़े वटवृक्ष का रूप ले रहा है। आने वाले समय में आपको जानकर ताजुब होगा, उस पद्धति को अगर ये सरकार आगे बढ़ाती, आज जवाहर नवोदय, राजीव नवोदय, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, हिमज्योति देहरादून में आने वाले समय में 70% हिस्सेदारी हमारे कपकोट के बच्चों की होगी। ये है जो पौधा हमने बोया है, और निश्चित तौर पर इस तरह के शैक्षिक संस्थान हम जगह जगह पर अपनी उपलब्धियों के साथ खोलें। तीसरी, हमको बागवानी और कृषि में मेहनत करने की ज़रूरत है, परंपरागत चीज़ों से लेकर। आज मैं कहता हूँ कीवी, मैं पूरे उत्तराखंड में अगर किसी ने कीवी मैन के तौर पर या तिमूर मैन के नाम से, तिमूर जो होता है, उसके लिए 2 काश्तकार हैं हमारे। एक भवान सिंह कोरंगा जी, उद्यान विभाग ने अगर कोई काम किया है तो सिर्फ वाहवाही भवान सिंह कोरंगा जी के कीवियों को लेकर मिली है। तो उस तरह की चीज़ों के अभिनव प्रयोग करने की ज़रूरत है। अपनी बागवानी जो हमारे बुजुर्गों का जो वो रहा है, और बलवंत सिंह कार्की करके उनका तिमूर का काम, तो इस तरह के इनोवेटिव चीज़ें लाकर हम अपनी बागवानी। चौथी चीज़ है हमारे जंगली जानवरों से निजात। आज की तारीख में जंगली सुअरों का आतंक, बाघ भेड़ियों का आतंक, बंदर, हमारे वहाँ पहाड़ में कहते थे कि बंदर को हम खाली हल्के से ओह भी कह देते थे तो बंदर भाग जाता था। अब इस तरह के बंदर आ गए जो खाली, मतलब छोड़ो पुरुषों को तो वो आजमाता है कि ये डर रहा नहीं डर रहा है, महिलाओं के हाथ में तो अगर डंडा भी होगा फिर भी झपट जा रहा है। तो इन चीज़ों से आखिर निजात दिलाएगा कौन? भारत के प्रधानमंत्री ने कहा किसी से आय दुगनी करेंगे, तो क्या इन हालातों में हम अपने पहाड़ों को बचा पाएंगे? उन चीज़ों पर 5वीं चीज़ मेरी पशु जंगली जानवरों से निजात दिलाने की है। कृषि, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और जंगली जानवरों से, ये 5 प्राथमिकता मेरी पहली रहेंगी। और गुणवत्ता के साथ लोगों के सामने एक मैं मौके के तौर पर, अगर मुझे मौका मिलता है तो इन प्राथमिकताओं में मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए, आपको ताजुब होगा, रातिर केठी एक इंटर कॉलेज है जो सरकारी, उसके बच्चे, एक दिन मैं जिला कार्यालय में कुछ बैठक में जा रहा था तो देखा बच्चे वहाँ धरने में बैठे हुए हैं। तो मैंने पूछा बच्चों से, भाई स्कूल की ड्रेस में धरने में बैठे हैं, ठंडों के दिन है, ना किसी के पास स्वेटर है ना किसी के पास जैकेट है। मैंने पूछा कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने कहा सर गोगीना कीमू लास्ट हमारा जो गांव पड़ता है रामगंगा घाटी का, तो उन्होंने कहा हम रातिर केठी से आए हैं, कोई गोगीना का था कोई वहाँ का था। तो मैंने पूछा यहाँ काहे के लिए आए हो तुम लोग, और यहाँ धरने में क्यों बैठे हो? क्या हमारे पास शिक्षक नहीं है? तो मेरे साथ मेरे अपर मुख्य अधिकारी थे, तो मेरे को बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा कोई ऐसी व्यवस्था बनाइए मीटिंग में जिससे हम उनको शिक्षक दे दें। तो मैंने अपने साथियों से कहा कि कोई अगर आपको अगर शिक्षक, अगर कहीं पर को अगर साइंस पढ़ाने वाले 2 बच्चे मिल जाएं तो हम उनको 15-15 हज़ार रुपये दे देंगे महीने के, लेकिन वहाँ का प्रधानाध्यापक जी उसको वेरीफाई करेंगे कि पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे। तो मैंने गाँव वालों से भी कहा, मैंने कहा भाई देखो मैं शिक्षक तो दे रहा हूँ, लेकिन आपने उनको रहने और खाने की व्यवस्था आपने करनी, और आपका बच्चा अगर 18 घंटे पढ़ाएगा वो पढ़ेगा तो वो 18 घंटे पढ़ाएंगे, 20 घंटे पढ़ना चाहेगा वो 20 घंटे पढ़ाएंगे। तो आपको जान के ताजुब होगा, उस रातिर केठी विद्यालय में जब 2 महीने मैंने उनके बच्चों की प्रिपरेशन कराई, उन 2 अध्यापकों को और अन्य अध्यापकों के माध्यम से, उत्तराखंड में दूसरा नंबर आया, आप सर्च करिएगा। और उस 2 शिक्षक देने की वजह से मेरी जिला पंचायत के सदस्य के तौर पर मेरी सदस्यता गई। फिर मैं माननीय न्यायालय से जीत के आया हूँ। अध्यक्ष रहते हुए मेरे पर एलिगेशन था कि आपने ये गलत कर दिया कि बच्चों को शिक्षा के लिए शिक्षक दे दिए 60,000 रुपये के। उसकी वजह से मेरी 2014 से 19 तक जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, एज मेंबर रहा। 19 से 24 तक मैं एज मेंबर रहा, खाली उस समय तो अध्यक्ष रहा 19 तक। तो मेरी सदस्यता इतनी मतलब नाराज चल रही थी सरकार मुझसे कि 19 में एज अ मेंबर मेरी सदस्यता गई। मतलब बच्चों को शिक्षा मिली वो मायने नहीं रखता, और जो बच्चों से शिक्षा छीन रहा है उसकी वाहवाही हो रही है। तो यही चीज़ें हैं, हमको आज एक स्मार्ट रोड मैप के साथ अपने लोगों के बीच में जाने की ज़रूरत है, और ये कर दिखाने का जज्बा भी आदमी के अंदर होना चाहिए कि आदमी, लोग चले जा रहे हैं तो वो विश्वास किस बात के लिए करें। मैंने आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैंने अपना रोड मैप बता दिया है कि मैं किन विषय पे काम करूंगा, और निश्चित तौर पर
1 साल के अंदर मैं प्राथमिकता के साथ उन सब चीज़ों को दुरुस्त करने का काम करूँगा जो मैंने कही है। अभी हमने एक बागेश्वर का एक दृश्य देखा था कि बरसात का सीज़न चल रहा है और बीजेपी के दफ्तरों को फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से साफ़ किया जा रहा था, वही आम जनता त्रस्त थी। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो भारतीय जनता पार्टी की नियति बन गई है। ये तो फायर ब्रिगेड में तो लोगों की नज़र में आ गया कि मीडिया ने देख लिया, सब ने देख लिया। ये तो आपको जान के ताजुब होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के पिथौरागढ़ की रैली में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ती, स्वयं सहायता समूह भेड़ बकरियों की तरह गाड़ियों में ठूस कर उनके कार्यक्रमों में ले जाया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक उसूल है कि वो अपने मानहत जो सरकार से जो मानदेय ले रहे हैं या जो सरकार से ये ले रहे हैं, तो उनको वो अपने वहाँ का कर्मचारी मानते हैं और उनके ऊपर जब जोर जबरदस्ती कर कर, नहीं तो फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने क्यों नहीं कहा कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है सर, हमारा काम आग बुझाना है, कीचड़ साफ करना नहीं। तो वो उनकी मानसिकता दर्शाता है। तो ये एक अहंकार जो सत्ता का भारतीय जनता पार्टी को है 10 साल का उत्तराखंड में, तो वो अहंकार बोलता है उनका वो, और वो करा के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हमारे लोगों के ऊपर। और निश्चित तौर पर इसका असर आम जनमानस में गया है कि किसी के घर में, उसी में, वहाँ कुंती नाले में या हो, या मंडल सेरा हो, कठायत बाड़ा हो, बिलौना हो, लोग आज भी त्रस्त हैं। सुविधा सरकार 20 साल से 17 साल से 2007-9 से वहाँ के विधायक भाजपा के हैं, उनको उस चीज़ से निजात नहीं मिल पा रही है। तो सोचनीय विषय है। सत्ता बहुत ज़्यादा इस तरीके के अहंकार में नहीं चलती। तो निश्चित तौर पर ये जो कार्य कर रही है भाजपा, ये उसका अहंकार करा रहा उसे, और इसका दंड और इसका जनता जरूर देगी उनको। अच्छा, जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं कि जैसे लगातार युवा, और जंतर मंतर में जब से प्रोटेस्ट हुआ है पूरे इंडिया में हर जगह से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे अपनी बेसिक ज़रूरतों के लिए धरना कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। झारखंड में आप देख रहे हैं इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। तो क्या लगता है शिक्षा के लिए, रोज़गार के लिए बच्चों को सड़कों पे आना पड़ रहा है, तो ऐसे में बच्चों का फ्यूचर क्या है? देखिए, सरकार, हम बार बार कह रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भी बार बार कह रहे हैं, शिक्षा, सरकारी शिक्षा व्यवस्था आज चौपट हो चुकी है। जो 10 साल पहले, 8 साल पहले आप देखते थे जो कोर्सेज, चाहे MBA के कोर्स हों, चाहे मेडिकल के, जो 2 से ढाई 3 लाख रुपए तक हम MBA का कोर्स कर लेते थे, इंजीनियरिंग का कोर्स कर लेते थे, 20-25 लाख रुपए में हम डॉक्टरेट कर लेते थे, MBBS कर लेते थे। आज उनको अचानक से ऐसा क्या शिक्षा तंत्र, भारतीय जनता पार्टी ने क्या ऐसा तंत्र बनाया, शिक्षा का स्तर आज जो हमारा वर्ल्ड वाइड अगर रैंकिंग देखेंगे तो उस वर्ल्ड वाइड रैंकिंग में हमारा जो स्तर है हमारे इंस्टीट्यूशंस का, जो एक टाइम पे वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, चाहे IIM अहमदाबाद है, हमारे IIM मुंबई है, IIM कलकत्ता है, ABC कहा जाता था, आज उन दोनों के स्तर गिर गए हैं। तो कहीं ना कहीं आज वो जेन जी का जो आंदोलन था वो उनकी पीड़ा थी, नई जनरेशन की पीड़ा है। और जो आज ये जेन जी के बाद अल्फा जेन जी अल्फा, जो बच्चे, जो विद्यालयी बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज हमारे पास बच्चों के पास स्कूल जाने के लिए गाड़ गधेरे तार के जाना पड़ रहा है। वहाँ पहुँचो तो शिक्षक नहीं, वहाँ पहुँचो तो छत टपक रही है। तो आखिर एक भी विद्यालय में प्रधानाध्यापक नहीं है। तो ये लोगों का आक्रोश था नई जनरेशन का, जिनको लगा अब ये धर्म की चादर ओढ़कर कुछ नहीं होने वाला है, आने वाला समय, हमारा भविष्य, एक पीढ़ी का मतलब 10 साल 20 साल, मतलब जो 30 साल का था वो 40 साल का हो गया, एलिजिबल नहीं रहा अब। तो जब उसको लगा कि हाँ, ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो धर्म का जो नशा मेरे अंदर था, जो धर्म के प्रति आस्था सबकी है, लेकिन जो आज जो माहौल उसके सामने आया, तो उसकी एक पीढ़ी का जो सपना था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि वो ओवरडेटेड हो गया, भाई आज नौकरी के लायक नहीं रहा। तो ये कहीं ना कहीं है वो जनरेशन का पीड़ा, वो जंतर मंतर में निकल के आई। अब वो अल्फा जेन जी के तौर पर छोटे विद्यालयों में भी वो चीज़ आ रही है निकल के। जैसे पुरानी पीढ़ी कहती थी कि हम नदियाँ पार करके स्कूल जाते हैं, आज
देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वही दृश्य चल रहा है कई जगहों पे, कई पहाड़ी इलाकों में। आज भी बच्चे जो हैं नदियाँ पार करके ही स्कूल जा रहे हैं। तो क्या लगता है सर, हम असली में आज़ाद हुए हैं या अभी भी कैद में ही हैं? देखिए, पुराने ज़माने में हमारे क्षेत्र का, जहाँ तक मुझे याद है, मैं अपने बुज़ुर्गों से, मेरे शिक्षा विभाग में मेरे ताऊजी रहे, बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी से रिटायर रहे, यूपी के टाइम की बात है। कपकोट, कांडा और कौसानी 3 विद्यालय हुआ करते थे जो सरकारी विद्यालय थे। तो आपको जानकर ताज्जुब होगा, 4-4 हज़ार बच्चे उन विद्यालयों में पढ़ते थे। तो उन विद्यालयों से निकले हुए लोगों के, जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो पूछता हूँ कि क्या अर्थ होता, तो उस क्षेत्र में आपको जानकर ताज्जुब होगा, 70 से 80% लोग जो सरकारी शिक्षा विद्यालय में पढ़ते थे, उनकी नौकरी सरकारी नौकरी से नौकरी लगी है। और आज की तारीख में कई, हमारा जो दायरा है, विभागीय अधिकारी मनमाने हो गए। आज छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी आज आम जनता से कोई पूछने वाला नहीं है, जबकि छोटी छोटी चीज़ें हमने मनरेगा जैसी रोज़गार परक योजना लाए थे, छोटी पुलियाएँ, लोगों के आंगन, लोगों के रास्ते, कहीं जो भी था उसके माध्यम से। और निश्चित तौर पर इस बीच में पिछले 10 साल से 12 साल से शिक्षा का स्तर, जो सरकारी शिक्षा है, वो कहीं ना कहीं सुनियोजित ढंग से मैं कह रहा हूँ कि ख़त्म करने का काम किया है। और एक तरफ भाजपा से संबंधित विद्यालय वो फल फूल रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं अगर जांच का विषय भी हैं, वो कि ये उनके रिजल्ट्स को लेकर और सरकारी शिक्षा तंत्र को फेल करना, ये कहीं ना कहीं एक वो रखता है। और ज़रूरत है आज सरकारी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की। सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि 2027 में जनता का क्या मूड है? भारतीय जनता पार्टी बहुत घबराई हुई है। 32 अपने माननीय विधायकों का, जिसमें मंत्री भी शामिल हैं, उनके टिकट कटने की खबर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से लीक हो गई। नहीं तो ये ऐसे ही समाज में नहीं आई कि 32 विधायकों का टिकट कट रहा, 32 विधायकों का, सिटिंग विधायकों का टिकट कट रहा। तो ये उनकी कार्यप्रणाली दिखा रही है कि खुद मुख्यमंत्री को अपने लिए सुरक्षित सीट ढूंढनी पड़ रही है। 2027 ठोक बजा के जनता कह रही है कि इस बार कांग्रेस आएगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस ने ही जिंदगी भर आम जनमानस के मुद्दों को लेकर काम किया है और आगे भी करती रहेगी। और निश्चित तौर पर आपके चैनल में आज कह के जा रहा हूँ कि 2027 में कांग्रेस की सरकार आएगी। 58+ का नारा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ हरीश ऐठानी जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो या बीजेपी पार्टी की तरफ से। तो सभी को चुनाव का इंतज़ार है और आने वाले चुनाव में देखते हैं कि इस बार सत्ता पे कौन हावी होता है और जनता किसको दिल से सहयोग करती है।